अपने भारत विकलांग अस्पताल जो आप चलाते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपया जो है बिहार के लिए है। अच्छा। और हम इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं। अच्छा। और विकलांग लोगों के लिए ये काम आ सकता है। एक दो डॉक्टर से डॉक्टर एस.एस. झा, जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं जी। उन्हीं के कारण हम ये सेवा दे पाते हैं लोगों को। करीबन ये 11,000 बच्चों से को ठीक किया है। और मन में है कि बिहार के अंदर एक भी बच्चा अपाहिज ना रहे जिसकी हम सेवा कर सकते हैं, जरूर करें। हम उनको अपने पैर पर चलाते हैं। क्या बात है। ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। नहीं तो वो घर परिवार सबके लिए एक जो है बोझ की तरह हो जाते हैं और फिर उनका जीवन नर्क हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे करीबन अभी तक मैं 42,000 से ज्यादा लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया। क्या बात है। मोतिहारी के पास ढाका करके जगह है, वहाँ एक मोहम्मदन थे, उनकी वाइफ थी, उनको बच्चे नहीं थे। वे यानी वो बड़ा यानी कि स्मरण आता है तो नहीं, वो धन्यवाद देते हैं। वो करीब उनके पास 60-70 बच्चे थे। अच्छा। और उस पूरे इलाके के जिनके यहाँ लड़की पैदा हो गई वो उनके घर के बाहर में चुपके से छोड़कर चले जाते थे। अच्छा। वैसे 50-60 बच्चों को उन्होंने पाला है। अच्छा। उसमें से अधिकांश विकलांग। अरे वाह, ऐसे लोग भी हैं इधर। हाँ जी। तो वो इंस्पायर किया कहीं न कहीं। उसके यहाँ से करीब 20-30 बच्चे आए थे हमारे यहाँ। 4-5 बच्चे ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनका हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, पेट से ही हो जाता है, जो भी विकृति का कारण हो पैर, इन सब की करेक्टिव सर्जरी हमारे यहाँ होती है उन बच्चों का। और पूरी तरह से कह सकता हूँ कि 100% वो ठीक होते हैं। अच्छा। जो मरीज हमारे यहाँ आते हैं जी, वे बच्चे को कंधे पर लेकर आते हैं। जो विकलांग है उसको गोदी में उठा कर लाते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है जी। उनके साथ वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि हम यहाँ आए तो मेरी सब समस्या का समाधान हो गया। इतनी आशा उनके मन में रहती है, भरोसा रहता है जी। हम जानते हैं कि हम उनके भरोसे पर सही नहीं है, उसके बावजूद उनके मन में एक बात जरूर आती है कि यहाँ पर जो भी होगा वो सही होगा, अच्छा होगा। हमारे यहाँ किसी से एक नया पैसा नहीं लिया जाता है। उनका रहना सहना खाना पीना सब फ्री है। तीसरी कैटेगरी जो बहुत चैलेंजिंग है, मानसिक विकृति के बच्चे। जो बच्चे पैदा तो होते हैं परंतु वो मानसिक तौर पर वो बेड से कभी उठे नहीं, कभी बैठ नहीं पाए, कभी मुस्कुरा नहीं पाए। खाना यदि उनको दिया जाए तो वो खा नहीं सकते, चिबा नहीं सकते, उनको लिक्विड दिया जाता है। घर परिवार के माँ बाप को पहचान नहीं पाते। उन बच्चों का इलाज हम अपने यहाँ करते हैं। अरे वाह। और वैसे बच्चे के माँ बाप हमारे यहाँ महीनों रहते हैं। अच्छा। सालों तक इलाज कराते हैं। पहले की अपेक्षा उन बच्चों में बदलाव आता है। हमारा मिशन है जी 21वीं सदी का बिहार जी, दिव्यांगता मुक्त बिहार जी। बिल्कुल। जो फिजिकल डिसेबल्ड है उनके जीवन में वो हमारी संस्था का लाभ लें और अपने इलाके को दिव्यांगता से फ्री कराएं, मुक्त कराएं। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और जैसा कि आप जानते हैं मैं बात करती हूँ अपने पॉडकास्ट में मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुँचने वाली। और इसी कड़ी में आज भी हमने जिस मेहमान को अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है वो बिहार के लिए बहुत ही विशिष्ट हैं। बल्कि विशिष्ट नहीं, मैं अति विशिष्ट कहूँगी, क्योंकि उन्होंने बिहार को उस मकाम पर पहुँचाया है, बिहार के लोगों के लिए ऐसा कार्य किया है कि सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री से नवाजा है। तो ऐसे ही विशिष्ट अतिथि से मैं बात करूँगी। उनके बारे में मैं जितना परिचय बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी और मैं चाहूँगी कि उनके बारे में उन्हीं की जुबानी उनके पूरे जीवन की कहानी आपके साथ साझा करें। तो हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट में विमल कुमार जैन सर हैं जो पद्मश्री से भी बिहार सरकार ने इन्हें नवाजा है। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में।
मैंने एक शुरुआत करी है बस कि मैं लोगों को अपने नजरिए से दुनिया को दिखाऊं कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज में हैं, उन्होंने समाज को क्या दिया है। तो इसी कड़ी में सर आज आप हमारे बीच में बात करने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। सबसे पहले सर जो सवाल है वो तो बहुत सेक्टर पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आपके व्यक्तिगत जीवन से करेंगे। आपका जन्म स्थान, आपका जन्म का समय और आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई लिखाई, तो अपने बारे में बताएं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें याद किया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, बधाई दूं कि आप एक छोटा सा प्रयास जो आप करती हैं बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो यानी कि दूसरे की वेदना को महसूस करना और उसके अनुरूप जो हो सकता है उसको अपने रिसोर्स के माध्यम से करना। आपके माध्यम से पीएमसीएच में महावीर कैंसर में रोज भोजन 5 रुपए में गरीबों के लिए उपलब्ध कराना, ये आपसे आकर्षण का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये गति चलती रहे। रह गई मेरी बात, मैं मुंगेर शहर का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान वही है। एक सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। हमारे परिवार में यानी कि हमारे जन्म में हम 6 भाई हैं। अच्छा। परंतु उसके पहले तक किसी ने हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा था। अच्छा। पूरे परिवार में जी। पिताजी हमारे बांग्लादेश को यानी कि ढाका के पास एक जगह थी, वहाँ से 46 में आना, वहाँ छोड़कर आना पड़ा। और उसके बाद एक जीवन के संघर्ष की यात्रा शुरू हुई। पर मैं पिताजी से ही शुरू करता हूँ कि वो 5वीं में जिस क्लास में पढ़ते थे वो स्कूल के प्रिंसिपल उनको सबसे पहले माला पहनाते थे हर बार। अच्छा। क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी अपने विद्यालय के थे। जिस समय वो बताते हैं कि जब हमने छोड़ा है ये ढाका बांग्लादेश, तब उस समय वो रोने लग गए थे। प्रिंसिपल थे, मोहम्मद थे। अच्छा। तो खैर उसके बाद की यात्रा उनकी, उन लोगों के संघर्ष के दिन थे। हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जी। मुंगेर में पैदा हुए जी। एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ जी। पढ़ाई आरएसएस की स्कूल होती है, सरस्वती शिशु मंदिर जी जी, उसके माध्यम से पढ़ाई भी। चूंकि पढ़ाई का भी, फीस का भी पैसा देना थोड़ा तकलीफ देता उस समय, परंतु पिताजी ने कभी रोका नहीं, क्योंकि उनकी आउटलुक, उनका सोच बड़ा व्यापक था, बहुत अध्ययनशील थे। आज भी उनके अक्षर जैसे मोतियों की तरह हो, इतना खूबसूरत हुआ करता था। मुंगेर से मैंने ग्रेजुएशन किया है जी। मुंगेर का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज रहा, RDNDJ कॉलेज जी जी। उस कॉलेज के माध्यम से मैंने ग्रेजुएशन किया जी। और संजोग है कि उसी समय जी। ये बात रही होगी 1972 की। अच्छा, 1972 में आपने ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन किया जी। 72 में करने के बाद आगे पढ़ना है जी। तो घर वालों, चूंकि व्यावसायिक परिवार रहा हमारा जी, तो कोई कहे सीए कर लीजिए, कोई कुछ कर ले जी। तो सीए के लिए कलकत्ता गए जी। कलकत्ता में सीए के अंदर इंटर्नशिप करनी पड़ती है जी। किसी के अंडर में जी जी। तो वो चले तो गए, मन गंवारा नहीं था। अच्छा। वो मैं किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर भीड़ को देखता था जी। और देखते देखते ऑफ हो जाता था। अच्छा। कि हमको इस शहर के अंदर रहना पड़ेगा, क्या मेरा जन्म मुंशीगिरी के लिए हुआ है? सीए आखिर एक्सपर्ट मुंशी हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं जी। हम इसके लिए पैदा नहीं हुए जी। वहाँ से वापस आए हम, मेरी तबीयत खराब हो गई, 5-6 दिन बुखार रहा, फिर हमने कहा कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर मुंगेर वापस आ गए। संजोग से पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया हुआ था 1975 में। अच्छा। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में
ये बात रही है 1971-73 का सेशन था हमारा ओके मुंगेर का, और 74, 73, 75 सेशन उस समय लेट चल रहा था, लेट चलता था। 73, 75 अप्लाई किया मैंने, यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। उस समय भी घर से मात्र 280 रुपए करीब मेरे लिए आते थे। वो भी 6 महीना मैंने जरूर मंगाया। उसके बाद था कि सर हम परिवार पर कितना बोझा बनेंगे, तो यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाना और पढ़ाकर जो भी थोड़े बहुत पैसे आ सकते थे, बहुतों को तो मैंने फ्री ही पढ़ाया है। अच्छा। तो भी जो भी एक हाथ खर्ची के लिए जो पैसे निकल जाए, साइकिल में नहीं होती थी उस समय जी। तो वही सिलसिला चला, पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन में एक अच्छे विद्यार्थी रहे। इकोनॉमिक्स से किया आपने पोस्ट? नहीं, कॉमर्स, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। उसके उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे डॉक्टर NL नड्डा। अच्छा। जो बीजेपी नड्डा के पिताजी रहे। अच्छा। अभी उन्होंने 100 वर्ष पूरी की है। 27 हुए हैं वो। अच्छा। सब लोगों की दुआएं उनके साथ रही हैं। हम उनको भी हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि जब तक जिए स्वस्थ रहे। जी जी बिल्कुल। उनके कारण बहुत सारी डिसिप्लिन सीखने को मिली। इसी बीच 1974 का आंदोलन अपना रंग शुरुआत हुई, और उस आंदोलन के प्रारंभिक सिपाही यानी उसकी योजना में कहीं न कहीं हमारे साथियों का हाथ रहा है। मतलब शुरुआत आंदोलन का हिस्सा रहे? हाँ, हिस्सा नहीं रहे, शुरुआत करने वालों में, उसकी योजना बनाने में और बाकी में। परंतु 18 मार्च 1974 को यहाँ छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसमें आगजनी हुई। अच्छा। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हर जगह आगजनी होने के बाद संभाले कौन? तब फिर कुछ दिन शांति रही। फिर जयप्रकाश जी के पास लोग गए कि आप इसका नेतृत्व करें। तब आंदोलन का और व्यापक रूप होता चला गया। जो विद्यार्थी कभी बस की टिकट के लिए, सिनेमा हॉल की टिकट के लिए कंसेशन की मांग करते थे, अब उनकी दिशा भ्रष्टाचार रहित शिक्षा, बेरोजगारी और इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस शुरू हुआ। बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, उस समय के बहुत सारे नेता राजनेता बने। हमें याद है कि उस आंदोलन के समय के बाद इमरजेंसी जब लगी जी, तो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, मई जून में, 25 जून या 24 जून था जी। उस समय हम चूंकि मुंगेर से पटना आ गए थे, इसलिए यहाँ की पुलिस हमको पहचानती नहीं थी। मुंगेर में तो रोज खोज होती थी, परंतु वहाँ पर उनके हाथ नहीं लगे। और पटना में इमरजेंसी के अंदर जबकि सभी प्रेस, मीडिया और ये सब बैन कर दिए गए थे, कोई बोल नहीं सकता था जी। उस समय हम लोगों ने एक इंटरनल अखबार निकाला। अच्छा। जिसका नाम लोकवाणी था। अच्छा। लोकवाणी। और उसके माध्यम से जो भी समाचार पूरे देश भर के मिलते थे उसको प्रकाशित करने का काम करते रहे। ये सिलसिला चलता रहा है काफी समय तक। तो हमारे पास जेल भी गए? जेल पकड़े नहीं गए? अच्छा। कभी नहीं पकड़े गए। अच्छा, चलिए। परंतु आंदोलन का काम खूब इमरजेंसी में जम के किया। यानी जब जो नॉन नेता थे पहचान, वे सब तो जेल में थे। पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक निराशा थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उस समय भी आशा की किरण के रूप में हम लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा और सफलता भी मिली 1977 में। उस समय हमारे साथियों में यानी कि बिहार के आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों में आजकल उनको अभी इस साल पद्म भूषण भी मिला। अच्छा। नाम है उनका श्री राम बहादुर राय। अच्छा। बड़े पत्रकार रहे। फिर सुशील मोदी और बाकी सब लोग तो थे, परंतु उसके आर्किटेक्ट कह सकता हूँ ये राम बहादुर जी मुख्य रूप से थे। बाकी हम सब लोग थे, साथ साथ थे। वो 1977 में सत्ता बदली है और बदलने के बाद
फिर एक नया शासन आया, परंतु ये कह सकते हैं कि बिना संस्कार के या बिना जो है अभ्यास के, प्रैक्टिस के राजनीति किया जाना असंभव था, बेमानी है। हाँ, बेमानी। हमें याद है कि 1977 में मेरे मित्रों में से करीब 80 लोग विधानसभा के या लोकसभा के मेंबर्स बने। बिहार में उस समय विधानसभा में 80 विद्यार्थी युवा वो जीत कर आए बिहार की विधानसभा जी, परंतु संभल नहीं पाए। परंतु 18 महीनों में बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार चली गई। इसके पीछे रीजन ये था कि सत्ता तो मिल गई, समाज परिवर्तन की आकांक्षा जयप्रकाश जी की रह गई, वो पूरी नहीं हो। जयप्रकाश जी ने बार बार कहा था कि सत्ता नहीं, समाज बदलना है जी। जिस दिशा में किसी का ध्यान जाए, वो आंदोलन भी फिर उस हिसाब से फेल हो गया। उसी का कारण है कि 18 महीने में ही सरकार चली गई। लोगों ने, बड़े नेताओं के अहंकार, अहम मेरे बिना कैसे हो सकता है, इसको लेकर, तो वो एक कह सकता हूँ कि उस आंदोलन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सही बात जी। ठीक है कि उस समय के निकले हुए बहुत सारे नेता आज देश की राजनीति में और चूंकि कुछ लोगों के दिमाग में दिशा स्पष्ट है, इसलिए उनको देश चलाने में दिक्कत नहीं हो रही है। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उसमें सबको 70 साल के अंदर जितनी समस्याएं खड़ी हुई हैं देश की, दिशाहीनता की, देश को एक सूत्र में बांधे रखने में कमी की, उन सबको एक साथ सब मोर्चों पर लड़ना, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के साथ लड़ना और राष्ट्र हम सर्वोपरि है इस भाव को जगाना, यह बहुत कठिन कार्य था, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री बने हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने किसी एक स्वामी विवेकानंद के प्रतिरूप को हमारे सामने भेज दिया है, तभी जाकर जो परिवर्तन आ रहे हैं या जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो महसूस हो रहा है कि परिवर्तन की लौ दिख रही है, ये उस व्यक्ति की देन है, उनकी सोच की देन है। और वो भी इसी आंदोलन से उपजे हुए लोग रहे हैं। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, उसके वो भी एक सिपाही रहे और इन समस्याओं से जूझते जूझते कहीं न कहीं एक दिशा उनको मिली है। हम उनका धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि वो भी शतायु हो और देश का नेतृत्व एक कुशल और मजबूत कंधों पर हमेशा रहे। ये उसके बाद सर आपका जीवन कहाँ टर्न लिया फिर? जयप्रकाश जी की जो बात थी और मन में भी विचार था ये कि सिर्फ राजनीति से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है। राजनीति कहीं न कहीं जो है स्वार्थ सिद्धि का बड़ा कारण बनती है। बिल्कुल। और दूसरा कि उस समय तक देश में कांग्रेसी कल्चर, खाओ पियो मौज करो, सत्ता चाहे जैसे लूटना हो वैसे लूटो, उसी का नतीजा था कि आपको याद होगा कि 2014 के पहले, कहना नहीं चाहिए परंतु आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय तक सिर्फ घोटालों का संसार हो रखा था। 2G घोटाला, तो कोयला घोटाला, जहाँ डालिए वहाँ घोटाला ही घोटाला। तो हम कैसे देश में रह रहे थे, इसका एक अवलोकन किया जाना चाहिए। उसी समय हमको लगा था, यानी कि ये बात राजनीति में के अलावा जीवन समाज के हर क्षेत्र में कुछ विशेष किया जाए, जहाँ पर जो कमी है उसको दूर किया जाए, जो समाज का अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उनके जीवन में बदलाव आए, हर व्यक्ति खुशहाल हो, ये एक बड़ी जरूरत देश की थी। और उस दिशा में
पहली बार आपने भी सुना होगा कि साहब 13 या 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले। ये सुनकर कभी कभी विश्वास भी नहीं होता है, परंतु डाटा के आधार पर तो इसको मानना ही पड़ेगा। तो ये परिवर्तन तो कहीं न कहीं हुआ है, और ये परिवर्तन पिछले 10 सालों 12 सालों के प्रयासों का एक प्रारंभिक नतीजा है। ये तो शुरुआत है, और हमें याद है कि अभी कोविड काल के अंदर भी जब एकदम सब लोग अपने को एकाकी महसूस कर रहे थे, उस समय जो सामाजिक संस्थाओं के लोग थे उनका काम अपने आप में सराहनीय था, प्रशंसनीय था और अवर्णनीय था। क्योंकि जिस समय घर के अंदर भी 4 लोग हैं तो चारों 4 कमरों में कैद होते थे, एक दूसरे से स्पर्श भी नहीं कर सकते थे एक दूसरे को। उस समय वैसे दीन दुखियों की चिंता करने वाले लोग भी समाज में थे। उसमें हम आपको भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय भी आप लोगों ने रोटी और भोजन का काम चालू रखा था जी, जो संभव हो पाया। जो संभव पाया, ये बड़ी बात थी जी। हम लोगों ने भी कुछ कुछ करने की उस समय जी। जो जिनका देहांत हो जाता था उसकी बॉडी को सरकार जो है नहीं देती थी, लिफाफे में बंद करके और उसको जला देती थी। घर परिवार वालों को भी इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए उनके परिवार वाले भी चेहरा नहीं देख सकते थे। तो वैसे सैकड़ों लाशों को जो है अंतिम संस्कार कराए। उनके परिजन जो आते थे, उस समय होटलें बंद थी, सब कुछ बंद था, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, ये एक सिलसिला चला था। दूसरी बात ये थी कि उस समय कोरोना काल में कितनी बड़ी संख्या में लोग मरे इसका अंदाज नहीं। बहुत सारे ग्रामीण इलाके के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग मरे। माँ पिता दोनों ही घर में कमाने वाले, दोनों का देहांत हो गया। अनाथ नाबालिग बच्चे उन परिवारों के, उसको कौन पाले? उनके लिए दूध भी मिलना मुश्किल, उनके लिए आहार भी मिलना मुश्किल। उस समय हमारी एक संस्था जो ऑर्गन डोनेशन के फील्ड में काम करती है, दधीची देहदान समिति, उसके माध्यम से हमने 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया और 1000 बच्चों के लिए कोशिश की कि उनके परिवार के बैंक खाते में 500 रुपया प्रति बच्चा, यदि 2 बच्चे हैं तो 1000, 3 है तो 1500, ऐसा करके उनके खातों में हम भेज सके, और वो 3 साल तक। और ये सिलसिला 756 बच्चों के लिए चला। बाकी नाम नहीं मिले मुझको, परंतु 756 बच्चों के बैंक, उनके परिवार के बैंक अकाउंट में वो पैसा गया। और मजे की बात थी कि पहली बार एहसास हुआ कि डिजिटलाइजेशन या ये सब बातें बड़ी बड़ी दिखती हैं कि सच में होता है कि नहीं होता है। उस समय एहसास हुआ कि जितने भी लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया था, उन बच्चों को, उन सब के माता पिता जो अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, सबों का बैंक अकाउंट था, जनधन खाता था उनका। उन खातों को हमने आइडेंटिफाई किया, सबों से हमने खातों का फ्रंट पेज की फोटोकॉपी, जो बच्चे अनाथ थे उसका आधार कार्ड, और ये मंगाया और उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर जो है कोविड के समय डिजिटल इंडिया का बहुत बेनिफिट दिखा, बहुत बड़ा जो है, और बहुत मदद भी हुई लोगों की उस वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए भी थी कि डिजिटल की बात होती है कि आने वाला भारत डिजिटलाइज होगा। तो उस समय पहली बार लगा कि लोग कहते हैं कितना 40 करोड़ अकाउंट खुला है, 50 करोड़ बना, उसमें से इतने लोगों तक हम भेज पाए। हमको वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो जेन्युइन थे, वो पता चल जा रहा था। ये सबका फोन नंबर था मेरे पास, और मजे की बात सबके पास मोबाइल। सही बात है। उसके पास मोबाइल नहीं है तो उस परिवार में किसी के पास है, ताकि हमसे कांटेक्ट कर सके। और एक मजेदार बात और बताएं, हमने जो पैसा भेजा तो वो पैसा मैंने अपने यहाँ नहीं लिया, समाज के ही 158 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको मोटिवेट किया और उनसे
उन एक कोई यदि 2 Accounts में बच्चा पैसा लिया, भिजवाया, जी। कोई 2 बच्चे का अडॉप्ट किया, किसी ने 4 का किया, किसी ने 5 का किया, उन सबको अलॉट करके कि ये 2 बच्चे को आप अपने अकाउंट से भेजिए, तो उससे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता गया। ट्रांसपेरेंसी का इससे बढ़िया आधार कुछ नहीं हो सकता था। करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए हम लोग के माध्यम से गए जी। ये बहुत ये बड़ी बात थी। सर, आपके सामाजिक करियर की शुरुआत कब से हुई? मतलब आपने कहा कि आंदोलन के बाद से, तो क्या? नहीं, आंदोलन के बाद से नहीं हुई जी। शुरुआत तो हो गई बचपन से। हमारे मुंगेर में मुंगेर चक्षुदान यज्ञ समिति होती थी। अच्छा। पहले आपको ध्यान में होगा जी। कि गांव के अंदर कैंप लगते थे आंखों के मोतियाबिंद के, और बड़ी संख्या में कैंप होते थे। जी जी। तो उन कैंपों में स्ट्रेचर्ड होना, मरीजों को जो है हाथ पकड़कर ऑपरेशन टेबल तक लाना, ये सब कुछ छोटे वॉलंटियर्स की तरह जो है, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, वो था। फिर बाढ़ हर साल आती थी बिहार में जी। तो बाढ़ में कुछ अनाज बांटने जाना। भाई उस समय होती थी गाड़ी जा रही तो उसमें बैठने का भी एक अलग चार्म होता था कि हाँ साहब हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो वो करते कराते एक मन के अंदर मतलब वो अंदर भावना आ गई थी आपके। दूसरा क्या कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा बचपन से, इसलिए एक समाज सेवा एक दिशा जरूर मिली रही कि समाज के लिए कुछ करने की आदत। आपने भारत विकलांग अस्पताल जो आप चलाते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये बात रही होगी, हाँ, इस 1997। अच्छा। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष होते थे, बाद में उस समय वो वेलफेयर मिनिस्टर बने। उनके, वो बिहार के रहने वाले, उनके एक मित्र थे आरा में, ओके, बुजुर्ग थे, हमारे जैन थे जी। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपया जो है बिहार के लिए है। अच्छा। और हम इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं। अच्छा। और विकलांग लोगों के लिए ये काम आ सकता है। तो उस समय हम लोग भी, आंदोलन खत्म हुआ था 77 के चुनाव, उसके बाद फिर अराजक की स्थिति थी ही, यानी कि कोई सिस्टमेटिक आधार, जो लोग बड़े नेता कहलाते थे उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं था उस वक्त। तो यही उस समय सबके घरों में शाम के समय सबकी कोठियों में दारू की बोतलें खुलती थी अधिकांश के यहाँ जी। उस समय का ये एक अजीब सा था कि राजनीति का मतलब क्या यही होता है। तो इसलिए राजनीति बदनाम भी रही बहुत। दूरी, इसलिए दूरी हमेशा रही। कुछ करने की गुंजाइश मन के अंदर हमेशा थी, पर अकेले क्या करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। जब सरकार नहीं कर सकती तो हम क्या कर सकते हैं। संजोग से वो 10 लाख रुपए का अप्लायंसेस दिया जाएगा, ये जानकारी मिली। अच्छा। तो हमने कहा कि चलो इस बहाने कुछ तो अच्छा करेंगे। सही बात। तो 1997 में पूरे बिहार भर उन्होंने कहा कि आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी मरीजों के रहने खाने पीने की। तब हमने नाला रोड में आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर 10 दिनों का एक कैंप लगाया। अच्छा। पूरे बिहार भर में जो भी कॉन्टेक्ट्स थे वहाँ से मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराया। उस समय तक स्थिति ये थी कि किसी को बैसाखी भी चाहिए तो वो उसको जयपुर जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। उस समय एक मोतिहारी के पास ढाका करके जगह है, वहाँ एक मोहम्मदन थे, उनकी वाइफ थी, उनको बच्चे नहीं थे। वे यानी वो भी बड़ा यानी कि स्मरण आता है तो नहीं, वो धन्यवाद देते हैं। वो करीब उनके पास 60-70 बच्चे थे। अच्छा। और उस पूरे इलाके के जिनके यहाँ लड़की पैदा हो गई वो उनके घर के बाहर में चुपके से छोड़कर चले जाते थे। अच्छा। वैसे 50-60 बच्चों को उन्होंने पाला है। अच्छा। उसमें से अधिकांश विकलांग। अरे वाह। भाई घरों के अंदर जिस घर में बच्चे विकृति के शिकार पैदा हो गए, लड़की पैदा हो गई, तो उसको संभाले कौन, गरीबी है तो उनके घर के झोपड़ी में बाकी छोड़ देते थे।
उनके अपने बच्चे नहीं थे, अच्छा, परंतु उन्होंने उन सब बच्चों को पाला है क्या बात, और अपना वो नर्सरी चलाकर उन बच्चों को पाला। क्या बात है। हाँ, और ऐसे लोग भी हैं दुनिया हाँ में। जी तो वो इंस्पायर किया कहीं न कहीं। जी। उसके यहाँ से करीब 20-30 बच्चे आए थे हमारे यहाँ, सबों का जो हो सकता था वो किया हमने। उस समय करीबन 6,000 या 6,500 रजिस्ट्रेशन हुए और अकेले उस 10 दिनों के कैंप में 2640 दिव्यांग जनों को हम लोगों ने अप्लायंसेस क्या बात, या जो भी था वो दिया। जी। उस समय दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था परख, परख, उस जी। परख ने आकर हमारी पूरी पूरा cover किया, रिपोर्टिंग जी। कवर की थी जी और उसने बताया क्या कि शायद एशिया का ये सबसे बड़ा कैंप है जिसमें कि 26 से 40 लोगों को अप्लायंसेस मिले। दिया जाए। तब उसके बाद माथे में आया कि ये एक सेक्टर है जिसमें कि कुछ काम किया जा सकता है। ओके। तो ये 1997 की बात है। फिर उसी क्रम में बहुत सारी जगहों पर देखते रहे कि कोई जगह मिल जाए, क्या कर सकते हैं, इसको पोटेंशियलिटी ढूंढते रहे। फिर लास्टली हम लोगों ने 1999 के 17 दिसंबर को कंकड़ बाग में एक छोटा सा गैरेज, अच्छा, वो मिला, उसका भूमि पूजन किया। भूमि पूजन नहीं मतलब कि उस भवन, उस रूम का, गैरेज का भूमि पूजन किया, पूजा करके और शुरुआत की। और उस समय से आज भी वो अस्पताल वहीं है? नहीं, अच्छा, वो तो बहुत छोटा सा था जी। परंतु उस समय भी सेवा जम के करते थे हम। 2001 में गुजरात के अंदर ये भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो काफी लोग डिसेबल्ड हुए थे। तो हमने यहाँ से अपनी टीम भेजी थी और करीब हम 250 लोगों को वहाँ पर इलाज कर पाए थे। अच्छा, अप्लायंसेस। ये सिलसिला चला, धीरे धीरे वो लगा क्या कि बहुत छोटा है और बड़ी जगह चाहिए। बड़ी जगह चाहिए तो पैसा भी चाहिए जी। जब शुरू किया तो उसमें मात्र 35,000 रुपया था। अच्छा, सिर्फ 35,000 था, परंतु लगता था कि अब लगेंगे तो होगा ही होगा। हिम्मत कभी नहीं हारी, ये पक्की बात है जी। और वो सिलसिला आज एक बड़ा सा अस्पताल है जी, जहाँ से कि दिव्यांग के लिए ही है, जिन लोगों के हाथ कटे हों, पैर कटे हों या फिर डिफॉर्मिटी के शिकार हो। आजकल पोलियो वाले बच्चे नहीं आते, परंतु बच्चे जो पैदा होते हैं आजकल उसमें बहुत बड़ी संख्या, यानी 100 में 4-5 बच्चे ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनका हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, पेट से ही हो जाता है, जो भी विकृति का कारण हो पैर, इन सब की करेक्टिव सर्जरी हमारे यहाँ होती है उन बच्चों का, और पूरी तरह से कह सकता हूँ कि 100% वो ठीक होते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर्स की पूरी टीम आती है, हाँ जी, और वो भी वॉलंटरीली हमको सपोर्ट करते हैं डॉक्टर। अच्छा, वो पैसा नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं, थोड़ा बहुत हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु नहीं के बराबर, दैट इज मोस्ट नेग्लिजिबल। हम कह सकते हैं कि वैसी स्थिति में एक बड़ा सा 1-2 डॉक्टर से डॉक्टर एस.एस. झा, जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं जी, उन्हीं के कारण हम ये सेवा दे पाते हैं लोगों को। करीबन ये 11,000 बच्चों से को ठीक किया है और मन में है कि बिहार के अंदर एक भी बच्चा अपाहिज ना रहे जिसकी हम सेवा कर सकते हैं, जरूर करें। तो जब ये सामाजिक कार्य में आप जुड़े सर, तो बजट की तो बहुत इश्यूज आती होंगी। पहले मैं ये बता दूं कि ये तो मैंने डिफॉर्मिटी वाले बच्चों की बात की जी। बिहार के अंदर जी करीबन 3%, 14 करोड़ की आबादी है जी, 3% लोग दिव्यांगता से पीड़ित हैं और उसमें भी मोटरेबल एक्सीडेंट से, किसी का पैर कटा है, ट्रेन से कटा है, हाथ कटा है, वैसे, या फिर जन्मजात कोई डिफॉल्ट है, हाथ ग्रो नहीं किया, पैर ग्रो नहीं किया, इन सब की सेवा हम करते हैं। सबको आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर, जिसका पैर कटा उसको आर्टिफिशियल लिम्स देकर
हम उनको अपने पैर पर चलाते हैं, क्या बात है ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। जी। नहीं तो वो घर परिवार सबके लिए एक जो है बोझ की के तरह रूप हो में जाते हैं और फिर उनका जीवन नर्क हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे करीबन अभी तक मैं 42,000 से ज्यादा लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया। क्या बात है सर, हैट्स ऑफ। बहुत बड़ा आपने सहयोग दिया है। आपने सहयोग नहीं दिया है आपको लगता है कि बहुत बड़ा है जी। हमारा मिशन है जी 21वीं सदी का बिहार, जी, दिव्यांगता मुक्त बिहार। जी बिल्कुल। जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं उनके जीवन में वो हमारी संस्था का लाभ लें और अपने इलाके को दिव्यांगता से फ्री कराएं, मुक्त कराएं। जी। तो ये एक सपना है। लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जी। ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम समाज को कर सकते, दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत इसी के साथ साथ और शुरू किया। मजे की बात क्या है कि जो मरीज हमारे यहाँ आते हैं जी। वे बच्चे को कंधे पर लेकर आते हैं। जो विकलांग है उसको गोदी में उठा कर लाते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है। जी। उनके साथ वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि हम यहाँ आए तो मेरी सब समस्या का समाधान हो गया। इतनी आशा उनके मन में रहती है, भरोसा रहता है। जी। हम जानते हैं कि हम उनके भरोसे पर सही नहीं है, उसके बावजूद उनके मन में एक बात जरूर आती है कि यहाँ पर जो भी होगा वो सही होगा, अच्छा होगा। हमारे यहाँ किसी से एक नया पैसा नहीं लिया जाता है। उनका रहना सहना खाना पीना सब फ्री है। तो ये तो दो कैटेगरी हो गई, एक तो डिफॉर्मिटी और एक एम्प्यूटीज जिसके पैर हाथ कटे। तीसरी कैटेगरी जो बहुत चैलेंजिंग है, मानसिक विकृति के बच्चे। जो बच्चे पैदा तो होते हैं परंतु वो मानसिक तौर पर वो बेड से कभी उठे नहीं, कभी बैठ नहीं पाए, कभी मुस्कुरा नहीं पाए। खाना यदि उनको दिया जाए तो वो खा नहीं सकते, चिबा नहीं सकते, उनको लिक्विड दिया जाता है। घर परिवार के माँ बाप को पहचान नहीं पाते। उन बच्चों का इलाज हम अपने यहाँ करते हैं। अरे वाह। और वैसे बच्चे के माँ बाप हमारे यहाँ महीनों रहते हैं। अच्छा। सालों तक इलाज कराते हैं। पहले की अपेक्षा उन बच्चों में बदलाव आता है। 100% नहीं आता है पर 40% 50% आता है। इतना भी बहुत होता होगा माँ बाप। उसी में माँ बाप इतने खुश हो जाते हैं। बच्चा जब मुस्कुराता है तो उसी में लगता है कि उनके लिए तो दुनिया जीतने वाली बात होती है। जी। वो लिक्विड खाता था अब सॉलिड खाने लगा है। ये बड़ी बात है। जब हम लोग जाते हैं बहुत सारे बच्चे प्रणाम करते हैं, माँ बाप के चेहरे के देखे तो क्या खुशी उनको मिलती है। तो जीवन का सच्चा आनंद जो है उन बच्चों के बीच जो है, इस तरह एक बड़ी योजना हम बना रहे हैं। क्योंकि उन बच्चों के लिए और भी बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत है। वो जिस घर में पैदा होते हैं उनके माँ बाप निर्धन, वो बच्चे पैदा होने के बाद उनके मन में एक भाव आता है कि भगवान ने हमको ऐसा ही बच्चा दिया है जी। अब इसको पूरी जिंदगी पालना है और ये ठीक नहीं होंगे, ये भी उनके मन में आता है जी। बात भी सही है। वो महीना साल 1.5 साल तक तो दौड़ते हैं डॉक्टरों के पास, प्रॉपर इलाज के अभाव में, प्रॉपर केयर के अभाव में। फिर मान लेते हैं क्या कि मेरा बच्चा तब ऐसा ही रहेगा। उन बच्चों के लिए हम एक बड़ा सेंटर खोलने के प्रयास में लगे हैं जी। भगवान ने चाहा तो 7-6 महीने में एक अच्छी खबर हम आपको देंगे। बहुत बड़ी बात। बिहार के अंदर अभी वैसा कोई सेंटर नहीं है और वो एक रोल मॉडल सेंटर के रूप में करने की इच्छा है जी। हजारों बच्चे हैं हाँ, जिनको जरूरत है। हाँ, और उनके पास आर्थिक साधन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक संपन्न व्यक्ति तो अपने बच्चे का इलाज करा लेता है जी। कराने के लिए एफोर्ड कर सकता है, परंतु जो निर्धन है जिसके माँ बाप दोनों समय खाने पीने के लिए भी जो है उनको मजदूरी करनी पड़ती है जी। तो उन बच्चों को लेकर 15 दिन 20 दिन तक नहीं रह सकते जी। सही बात। नहीं रह सकते। तो वो अंत में मानते हैं कि यही नियति है हमारी। इसके अलावा भी जो है जी। जिन घरों में लड़कियां ऐसी पैदा हो गई वो 10 साल 12 साल हो गया तो उसकी उम्र बढ़ती है, शरीर ग्रो करता है। जी, बिल्कुल। अब माँ बाप घर में है
तो यानी कि सोचकर भी रूह कांप जाती है जी कि वो छोड़कर उस बच्चे को नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। और बच्चे कारण क्या है कि उसके साथ क्या गलत हाँ, हो जाएगा, क्या हो इनसिक्योरिटी जाएगा, बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी। परंतु उन बच्चों के लिए जो है जी भी कोशिश है कि एक तो थोड़ा बहुत पढ़े, कम से कम अपना काम अपने कर सके, डिपेंडेंसी कम हो सके। इन सब चीजों को लेकर एक बड़ा सेंटर खोले, भगवान ने चाहा, प्रभु की कृपा से ऐसा कुछ जरूर करेंगे सर। आप तो इतना सब कुछ कर ही रहे हैं। दूसरी चीज कि जब लोग कहते हैं कि साहब आपने बहुत कुछ किया जी, तो ये मन को बहुत जैसे कि कचोटता है कि क्यों ऐसा कहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बाकी लोग नहीं करते, इसलिए जो थोड़ा बहुत भी करता है वो बड़ा दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे बगल में हम चाहते हैं कि कोई बड़ी रेखा खींचे, बड़ा और बड़ा काम करे जी, बिल्कुल। है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर एक से एक बड़े लोग हैं। हमारा काम तो बहुत छोटा सा है, बिल्कुल। परंतु बाकी लोगों को लगता है कि सब बहुत बड़ा काम। दुर्भाग्य बताएं कि हमने कोशिश की थी बीच में कि जितने भी विधायक होते हैं, इनका अपने क्षेत्र से पूरा नाता रहता है। विधायकों से बार बार अनुरोध किया कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र को दिव्यांगता से मुक्त कराएं। आपको खर्च नहीं करना है, आप आइडेंटिफाई करके हमको हमें दे दीजिए कि एक एक पंचायत में हमारे इतने दिव्यांग हैं जिनके लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे। परंतु एक आध लोगों को छोड़कर किसी ने आज तक सहयोग नहीं मिलता है। अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे बिहाफ में आप सभी विधायकों को, सभी दलों के विधायकों को चिट्ठी लिखिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे साथ मिलकर वो अपने विधानसभा क्षेत्र को दिव्यांगता से मुक्त कराएं। परंतु चिट्ठी सब कुछ जा चुकी, परंतु कहीं से एक रिस्पांस भी आज तक नहीं आया है। तो ये संवेदनहीनता कहीं न कहीं इस बिहार की और ये समाज के विकास में बहुत बड़ी बाधक बनती है, बहुत बड़ी बाधक। अरे आप कल्पना कीजिए ना, आप दूसरों की बात छोड़िए, आपके घर में वैसा बच्चा पैदा हो जाए, आप क्या करेंगे? सही बात। मुझे पता है कि अभी भी बिहार के अंदर इन बच्चों के लिए जो सेंटर्स चलते हैं वो उन माताओं के द्वारा चलते हैं जिनके बच्चे वैसे पैदा हुए हैं। क्योंकि उस पैदा होने के बाद उसका दर्द है, उसको उस बच्चे क्या देखरेख उन्हीं को करनी है। तो फिर उनको एक आजीविका का साधन भी मिल जाता है, बनाने का प्रयास किया है। परंतु आधार वही है। सरकारी स्तर पर ये काम बहुत बुरे, बहुत असफल है, बहुत असफल है। तो ये एक मैंने कोशिश की है, अभी माननीय राज्यपाल जी से भी बातचीत की है कि इस दिशा में विशेष पहल आप करें ताकि बिहार के बच्चों का कुछ तो भला हो सके। खैर, इसके अलावा मेरा एक दूसरा फील्ड है काम करने का, ऑर्गन डोनेशन जी। उसके बारे में भी आप बताएं सर। नेत्रदान और अंगदान जी। नेत्रदान हम बिहार के अंदर आज से 10 साल पहले तक किसी को पता भी नहीं था कि क्या होता है। बिहार के अंदर प्रतिवर्ष 12,000 से ज्यादा अंधेपन के शिकार लोग होते हैं जिनको कि कॉर्निया यदि लग जाए तो वो देख सकेंगे अपनी नजरों से। परंतु कोई साधन नहीं होने के कारण, कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वे अंधेपन के शिकार हैं। पिछले 10 वर्षों के प्रयास में अब जाकर हम लोगों के विशेष प्रयास से इसमें बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे श्री सुशील मोदी जी, उनका बड़ा योगदान रहा है इस दिशा में। सत्ता में होने के कारण, उनके कारण सहयोग भी मिला। बिहार के जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आज से 4 साल पहले आई बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो बन गई, कुछ जगह चालू हो गई है। अब हर जगह वो और ढंग से चल सके तो पूरे बिहार में हमने एक मूवमेंट खड़ा किया है कि नेत्रदान अंगदान के लिए जागरूकता अभियान, लोगों को बताएं कि साहब आप
मरने के बाद आपको घर वाले भी आपको नहीं रखते। इवन आपके हाथ में अंगूठी है तो निकाल लेते हैं, चेन है तो निकाल लेते हैं, बिल्कुल। जो भी महंगी चीजें हैं वो निकाल लेते हैं जी। और उसके बाद जलाते हैं, ऊपर से बांस से डंडे भी मारते हैं। सही बात। लाख आपका प्यारा बेटा हो, कोई परिजन हो, कोई भी हो, परंतु आपको घर में नहीं रखते। मरने के बाद आप सिर्फ एक बॉडी हो जाते बॉडी हो जाती जी। एक तो क्यों नहीं आप एक संकल्प लीजिए कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अंगों का दान होगा और मैं किसी के काम भी आ और मैं किसी के काम आ सकूं। जी। जीते जी नहीं आ सका तो मरने के बाद तो काम में आ जाऊं। सही बात। तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया हुआ है जी। जागरूकता बढ़ी है पहले की अपेक्षा, और जिसके बारे में अब लोग देखते हैं, बात करने भी लगे हैं। आप लोगों ने जो प्रयास किया है वो अब दिखता है चर्चा, और अब वो हर घर का एक विषय है चर्चा का। कल ही मेरे घर में उस बात पर चर्चा हो रही थी। अच्छा। तो फिर आपकी भी बात आई, कोई मुझसे बता रहे थे तो मैंने बताया कि हाँ ऐसी है, तो ये चर्चा तो स्वैच्छिक नेत्रदान जो है जी ये बढ़ा है, जबकि और अदर ऑर्गन्स के लिए भी हम प्रयासरत हैं। क्योंकि प्रतिवर्ष एक्सीडेंट होते हैं 1.5 लाख से ज्यादा जी। यदि किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह भी मिल जाए जी तो इतने लोगों की जिंदगी बच सकती है जी। परंतु उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत यात्रा बड़ी लंबी है जी। बिहार के अंदर अभी कुल मिलाकर 1600 से ज्यादा कॉर्निया दान हुआ है जी। और 1450 लोगों को लगा है। क्या बात। तो ये बड़ा फिगर नहीं है, हालांकि ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं कहा जा सकता जी। जबकि डेथ बिहार के अंदर उससे बहुत ज्यादा होती है जी। यदि उस डेथ के मुताबिक मोटिवेट किया जाए प्रॉपरली तो बिहार का एक नक्शा 30-40% भी अगर डोनेट होने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव जो है बिहार के अंदर आएगा। ये बदलाव सामाजिक कह सकता हूँ कि संवेदना को व्यक्त करता है जी। और एक सभ्य समाज वो माना जाता है जिसके मन में करुणा, पीड़ा, दूसरों के लिए कुछ करने की गुंजाइश मन के अंदर हो बची रहे, तो वही सभ्य समाज कहलाता है जी। बिल्कुल। और हम बिहार पूरे देश को जब नेतृत्व दे सकता है तो ऐसे रचनात्मक कामों में, समाज सुधार के कामों में क्यों नहीं दे सकते। वहाँ भी हम अग्रणी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों में अभी भी बहुत कुछ ऐसी दिखती है। इसमें एक और अच्छी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जी 2 बार इस बात को फोकस किया जी। नेत्रदान और अंगदान को लेकर जी। और पहली बार 2 साल पहले जी। उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता था जी। अब भारतीय अंगदान दिवस भी उन्होंने राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाते हैं, घोषणा की है। इसके अलावा ये उड़ीसा सरकार ने जी बाकायदा गजट किया है जी। कि जो व्यक्ति अंगदान करेगा जी। उसको 3 लाख रुपए की राशि सरकार देगी और राजकीय सम्मान देगी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात पैसे से ज्यादा तो सम्मान की बात है। वैसा ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है। बिहार में भी हम लोग कोशिश पे लगे हैं। अच्छा। किस दिशा में कुछ हो। अभी खासकर कॉर्निया जब लगता है तो उसके एक नियम है जी। परंतु यदि गरीब व्यक्ति है तो एक कॉर्निया लगाने में 10,000 रुपए करीब का खर्च है, वो सरकार बियर नहीं करती है, जो प्राप्त करता है करना पड़ता है। तो इतने निर्धन होते हैं कि उस पैसे के कारण नहीं लगा पाते। सरकार से अनुरोध किया तो उन्होंने कमिट किया है कि जो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनको हम जो है ये सुविधा देंगे। ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। परंतु मैंने कहा, अनुरोध किया कि नहीं, 100% लोगों को दिया जाए। कोई कुल मिलाकर सालाना जो है 5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो सरकार के लिए बड़ी राशि। और इससे ना लोगों में एक हौसला भी बढ़ेगा कि वो अपना कॉर्निया लगवा सके। बहुत नहीं, हौसला बढ़ेगा। मतलब आप सोचे लगे कि अंधेपन के कारण चल नहीं पाती लड़की, उसको यदि लग गया और चलने लगेगी तो आपको क्या आनंद आएगा इसका अंदाज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। उस बच्चे की मुस्कुराहट आपकी जिंदगी की जो है रौनक बढ़ा देगी जी। इतना लंबा सफर सर आपने तय किया। इसके अलावा एक और बताओ दूं जी। नहीं, आपके कामों को जानना जरूरी है सर, इसलिए तो मैंने कहा। बहुत इम्पोर्टेंट काम जो है जी, कुष्ठ रोग का जो कानून है देश में जी,
वो आज से 125 साल पुराना है। अच्छा और कुछ रोगी यदि हो गए जी तो उस कानून में प्रावधान था, जी है अभी भी, कि उनके लिए सामान्य बस्ती से अलग बस्ती में उनको रहना है, बसाया जाएगा। उनका कुआं अलग होगा, खाने पीने की व्यवस्था अलग होगी, जो है भी पटना वो में हर जगह है। जी देश भर के अंदर जी 800 से ज्यादा कॉलोनीज हैं जी जिसमें वो रहते हैं। जी तो इसके अलावा उस समय, जिस समय ये कानून बना होगा, उस समय कुछ रोग छुआछूत का रोग माना जाता था, इसलिए लोग दूरी बनाते थे और उनकी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते क्या कि कैसा नरक जीवन बीतता है उनका। बिल्कुल। एक तो घाव, उसका इलाज नहीं होना, ऊपर से भोजन की तकलीफ, भीख मांग नहीं सकते आप, तो रहते भीख मांग मांग कर अपना जीवन चलाते रहे हैं। अभी कुछ वर्षों पहले भारत सरकार ने घोषणा की कि अब जो है जिनको कुष्ठ रोग है वो क्योरेबल है और इट इज नॉट इन्फेक्टेड नहीं होता है। इसलिए आप अच्छा करें कि उनका अब सामान्य जीवन वो जी सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ आ गई, इसके कारण वो कंट्रोल हो जाता है, पर जो अंग गल गए वो वहीं पर जाके रुक जाते हैं और नहीं बढ़ते, किसी को छूने से भी गड़बड़ी नहीं होती। उनके जो बच्चे पैदा हुए वे अपने माँ बाप को आइडेंटिफाई नहीं करते लोगों के बीच, इसलिए कि लोग को जब ये पता चलेगा सामाजिक बहुत बड़ी बात है जी, कि हम यदि कुछ रोगी के बच्चे हैं तो हमें भी नॉर्मल लाइफ नहीं जीने, जबकि वो स्वस्थ है, कहीं कोई दिक्कत उनकी नहीं है, परंतु वो पहचानते भी नहीं। नतीजा ये होता है कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बेटे लोग जो है खड़े होकर उसका दाह संस्कार नहीं कराते। अच्छा, तो लावारिस की तरह ही रह जाता है, या फिर कुछ सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता है जो उनका दाह संस्कार कराते हैं। अच्छा। हमारे भी एक मित्र है चेन्नई में, उन्होंने अभी तक 100 से ज्यादा ऐसे लाशों को जो है उनका अंतिम संस्कार कराया होगा। तो उनकी जो विद्रूप स्थिति रही, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति है उसका मैं भी एक सदस्य रहा हूँ और एक प्रयास किया था मैंने कि जो ऐसे कानून है उसमें बदलाव किया जाए। और उस कानून को हमने प्रयास किया कि कुल मिलाकर 106 कानून, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ राज्य के स्तर पर, कुछ जो है नगर पालिका के स्तर पर ये लागू है। वे नौकरी नहीं कर सकते, वे सामान्य घरों में नहीं रह सकते, फिर तलाक के ये कुष्ठ के आधार पर तलाक देने की एक परिपाटी रही है। इन सब चीजों से बचाव के लिए जो भी कानून थे उसको हटाया जाए। तो करीब 3 साल पहले रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर थे, उनसे बातचीत करके केंद्रीय स्तर पर 6 कानून हटाया गया। अच्छा। मद्रास तमिलनाडु गवर्नमेंट में 13 कानून थे जिसमें से कि 7 हट गए। अच्छा। 6 हटने वाले। अच्छा। बिहार में भी आर लेकर जी जिस समय राज्यपाल थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, परंतु स्थिति अभी वैसी की वैसी। इसी क्रम में हमने भारत सरकार को बार बार लिखा है पिछले 4 सालों में। भारत सरकार ने सबों को घर आवास योजना के तहत देने का निश्चय किया और करोड़ों घर दिए हैं उन्होंने। अच्छा। अभी भी 4 करोड़ घर देने हैं उनको। तो हमने कहा कि ये एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरह से उपेक्षित है और उनकी अपनी वॉइस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आवाज देने की जरूरत है। तो ये आवास जो है कुल मिलाकर 800 कॉलोनीज हैं इंडिया में जी, और 800 कॉलोनी यदि 100 भी हम मान लें तो 80,000 परिवार होंगे। तो 1 लाख मकान के अंदर इन लोगों को यदि आवंटन पहले हो जाता है तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और एक ईमानदार कह सकता हूँ कि एक प्रयास हो पाएगा। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, चिट्ठी दी है
हो जाए तो बहुत बड़ा जो है कह सकता हूँ कि चमत्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा सर, आपका प्रयास तो वैसे ही सराहनीय रहा है कि जरूर होगा, बदलाव आएगा। सर आप समाज के लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि जो वंचित लोग हैं उनके लिए जो भी चीजें आप करते हैं, तो इन सब चीजों में आपको जो चुनौतियों का सामना क्या करना पड़ता है सर, कैसे आप मैनेज करते हैं सब चीजें? जिस बिहार में जी आप किसी से 100 रुपया मांगे जी तो 50 बार पूछेगा कि क्या करोगे, क्या करोगे। सही बात, दोबारा की तो हिम्मत ही नहीं होगी। जी जी जी। उस बिहार में अभी जो हमारा अस्पताल चलता है जी, उसका सालाना बजट करीबन 1.5 करोड़ रुपए होता है। क्या बात है जी। वो पैसा समाज के लोगों से ही मिलता है जी, सरकारी सहायता आज तक नहीं मिली। अच्छा, सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है जी। और जब प्रयास करने की कोशिश भी की तो असफल रहे हैं। इसलिए समाज का काम मतलब समाज आगे आता है ऐसे कामों में, ये बहुत बड़ी बात है। और समाज ही को इतना समाज विश्वास को चलाता है जी। कि आज मैं जिसको जो कहता हूँ जी, वो खुशी से कि आप इतनी देरी से क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, बस सही बात। ये जब मिलता है तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये प्रभु की बड़ी कृपा है, यही सम्मान है सर। सर आपको पद्मश्री भी मिला और बहुत सारे सम्मान से आप नवाजे गए, तो आपको कैसा महसूस होता है कि क्या ये सम्मान जितना आपने किया है उसके लिए काफी है या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? नहीं। पहली बात कि मैंने पद्मश्री के लिए अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, बिल्कुल। कैसे चुना हुआ ये मुझको नहीं मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा। परंतु ये जरूर मन को जरूर सालता है जी कि इतना सा काम करने पर इतना बड़ा सम्मान मिल जाना जी, ये काम को यश मिला है, इतनी बात हम कह सकते हैं जी। उसके कारण रिकॉग्निशन काम का बढ़ा है जी, लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ा है। यही एक विशेष बात कह सकते हैं जी। परंतु इतने से काम में इतना बड़ा सम्मान मिले इसकी अपेक्षा न थी और न कभी जिंदगी में उम्मीद की थी कि हम अप्लाई भी करेंगे। दूसरा कि एक स्वभाव है जी कि हम अपने बारे में क्या बोले। जी, सही बात है। अधिकांश राजनीति में मैं हो गया है, जी जी, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, परंतु समाज के लिए करते हैं तो वो दिखना भी नहीं चाहिए जी। महसूस जरूर होना चाहिए जी। भगवान ने कृपा कर रखी है जी कि उस यात्रा पर चल रहे हैं और सफल भी होंगे। सर बिल्कुल सफल होंगे। आज हमने आपको विमल कुमार जैन साहब की जो भी सफर था जो इन्होंने तय किया है, इतना सब कुछ किया है समाज के उस वर्ग के लिए जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है। बहुत उपेक्षित लोगों के लिए दिव्यांगता एक सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है और इन्होंने मुख्य रूप से उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, लोगों को चलाने का काम किया है, लोगों को आसमान में उड़ने के लिए इन्होंने पैर दिए हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में जितनी भी बातें मैंने सर से की हैं और जितनी जानकारी मेरे नजरिए से पहुंचा सकते थे हम लोग पहुंचाए, क्योंकि समय की लिमिटेशंस होती हैं वरना बात तो खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी सारी बातें बताई अपने कार्य के बारे में और मैं चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट को सभी लोग देखें जो किसी न किसी रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं और कितनी विनम्रता और कितना जमीन पर रहकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है, इसके एक जीते जागते उदाहरण है विमल कुमार जैन साहब। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पॉडकास्ट को जरूर देखें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और एक क्षेत्र में और काम करता हूँ जी, वो मैं अंत में ऐड कर देता हूँ। और सर आप एक मैसेज भी दें और वो लास्ट मैसेज। अहिंसा और शाकाहार जी, आपसे पहले भी बात हुई जी है। जी बिल्कुल, चूंकि जैन होने के कारण जी शाकाहारी है जी, इसलिए लोगों से अपील करते हैं कि मानवता के साथ यदि जीना है तो शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए जी जी बिल्कुल। किसी को मारकर और पेट को कब्रिस्तान बनाने से अच्छा है कि हरी साग सब्जियों के साथ जिया जाए। नहीं, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है खाने को, उसके साथ जिए। अभी तक बिहार में 5000 से ज्यादा लोगों को शाकाहारी बनने का एक प्रण दिलवाया है, एक संकल्प दिलवाया है। तो एक शुरुआत है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा जानवर को खा जाता है। तो आप कल्पना करें एक व्यक्ति को यदि आपने चेंज किया तो कितनी बड़ी संख्या में आपने लोगों को जीवन दान दिया है जी।
और अंत में यही कहेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से यदि आप 10 मरीज, 20 मरीज, 25 मरीज भी हमारे यहाँ भेजते हैं जी। और वो लाभ लेकर लौटते हैं, तो उससे आपको जो सुकून मिलेगा जी। वो बहुत बड़ी बात होगी। हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अगल बगल जितने भी दिव्यांग दिखते हैं उन सबको हमारे पते पर भेजिए। मेरा पता है भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल, पटना का जो नया बस स्टैंड बना है जहाँ पूरे बिहार की बसें आती हैं, वो वही उसी के ठीक अपोजिट पे ये 5 मंजिला अस्पताल है जहाँ से ये सेवाएं दी जाती हैं। आपके माध्यम से यदि आएगा तो आप पुण्य के भागी बनेंगे जी। बहुत बड़ा उपकार होगा बिहार के लिए और एक अच्छे समाज की रचना में आपका योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र देवो भव, यही हमारा संदेश है आपके लिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए कुछ अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार जी। मैं चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई भी सवाल हो इस विकलांग अस्पताल से जुड़े हुए तो आप जरूर पूछें। हम आपसे अस्पताल का नंबर भी साझा करेंगे जहां आप जाकर अपने मरीजों का इलाज भी करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपना कमेंट जरूर दें। थैंक यू।